हेलो एवरीवन, क्या आप लोग जानते हैं कि एल्डर पर्सन्स के पास भी काफ़ी सारे राइट्स होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एल्डर पर्सन्स होते कौन हैं। कोई भी पर्सन जो 60 या 60 से ज़्यादा की एज का है, जिसे हम सीनियर सिटीज़न भी कहते हैं, उन्हीं को हम एल्डर पर्सन्स कहते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ, एवरी पर्सन इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन देयर पेरेंट्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट्स कि वो उनके बायोलॉजिकल पेरेंट हैं, स्टेप पेरेंट्स हैं या फिर अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं। तो वो किस कैटेगरी के हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो आपके पेरेंट्स हैं तो आपको उन्हें मेंटेन करना है, या आपकी ड्यूटी है। और इसीलिए इस रिगार्ड के अंदर इंडिया में काफ़ी सारे लॉज हैं, जैसे कि द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007। ये एक स्पेशल लॉ है जहाँ पे सीनियर सिटीजन्स यानी वो लोग जो 60 या 60 से ज़्यादा की उम्र के हैं, दे कैन अप्लाई टू ट्राइब्यूनल फॉर मेंटेनेंस फ्रॉम देयर एडल्ट चिल्ड्रन और लीगल हेयर्स इफ़ दे आर अनेबल टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। सो यानी कोई भी पर्सन जो कि 60 या 60 से ज़्यादा की उम्र का है, वो अपने एडल्ट बच्चों से, जो बच्चा 18 साल से ज़्यादा का है, उससे मेंटेनेंस जो है वो मांग सकते हैं, उससे मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा वी हैव हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट एंड मेंटेनेंस अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इन दोनों ही लॉ के अंदर अगर कोई बच्चा जो है वो मर भी जाता है, उसकी डेथ भी हो जाती है, देन इवन आफ्टर देयर चिल्ड्रंस डेथ दे कैन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम देयर प्रॉपर्टी, फ्रॉम द मनी दे हैव लेफ्ट बिहाइंड। और अगर कोई बच्चा अपने पेरेंट्स को अबेंडन कर देता है, उनका ध्यान नहीं रखता, इन दैट केस दैट पर्सन विल बी पनिश्ड with a jail time of up to 3 months और फाइन up to 5,000 रुपीज़। और इन केसेस में पुलिस जो है आपको बिना कोर्ट की परमिशन के अरेस्ट कर सकती है, बट दिस इज़ अ बेलेबल क्राइम। दो आपको अरेस्ट किया जा सकता है बिना कोर्ट की परमिशन के, लेकिन आपको बेल मिल जाएगी इफ़ यू कैन पे द बेल बॉन्ड, एंड वंस यू पे दैट यू विल बी रिलीज्ड। अब हम ये तो समझ गए जो मेंटेनेंस है वो एल्डरली पर्सन्स का लीगल राइट है, लेकिन कितना मेंटेनेंस मिलना चाहिए, कितना अमाउंट मिलना चाहिए, ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये फिक्स नहीं है, ना ही हमें किसी लॉ के अंदर गिवन है। बट ये कैसे डिसाइड होगा, क्योंकि ये केस टू केस डिफ़र करता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन्हें कंसिडर किया जाता है और उसके बाद ये अमाउंट फिक्स किया जाता है। जैसे कि ये देखा जाएगा कि जिस बच्चे से, जिस लीगल हेयर से ये मेंटेनेंस क्लेम किया जा रहा है, वो स्टेटस किस स्टेटस का है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। साथ साथ ये देखा जाएगा कि आप जो है उस बच्चे के साथ रह रहे हैं या उससे अलग रह रहे हैं, आपकी नीड्स, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपकी क्या क्या ज़रूरत है। क्योंकि जो एल्डरली पर्सन्स होते हैं ऑब्वियसली उन्हें किसी ना किसी तरीके की कोई डिज़ीज़ होती है, उनका मेडिकेशन चल रहा है, तो उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सब कंसिडर किया जाएगा। जो लीगल हेयर है उसकी इनकम, वेल्थ, प्रॉपर्टी की वैल्यूज़, ये सब देखी जाएगी। जो आपकी जो खुद की यानी जो सीनियर सिटीज़न है उनकी खुद की कितनी इनकम है, कितनी वेल्थ है, उनके पास कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये देखा जाएगा। और इसके साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि कितने लोग जो हैं उस लीगल हेयर पे डिपेंडेंट है, उससे मेंटेनेंस रिसीव कर रहे हैं। सो इन सभी चीज़ों को कंसिडरेशन में रखने के बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि कितना मेंटेनेंस जो है पे करना है, कब तक पे करना है। मोस्टली इट इज़ फॉर द लाइफ टाइम ऑफ द एल्डरली पर्सन। सो इन सभी चीज़ों को देख के डिसाइड किया जाता है कि कितना मेंटेनेंस जो है एल्डरली पर्सन को मिलना चाहिए और कब तक मिलना चाहिए। अब हम बात करेंगे मेंटेनेंस अंडर हिंदू लॉ की। तो हिंदू लॉ के अंदर वो पेरेंट्स जो कि बायोलॉजिकल हैं या अडॉप्टिव हैं, हु आर हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन एंड सिख, एंड दे आर नॉट एबल टू मेंटेन देमसेल्व्स, वो एल्डरली हैं, वो अपनी अर्निंग्स से जो है अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, इन दैट केस दे कैन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम देयर चिल्ड्रन अंडर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। और हिंदू लॉ सिर्फ ये नहीं कहता कि अगर बच्चा जीवित है तो ही वो जो है मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। अगर बच्चे की डेथ भी हो गई है, लीगल हेयर की डेथ भी हो गई है, इन दैट केस ऑल्सो देयर पेरेंट्स कैन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम देयर वेल्थ एंड प्रॉपर्टी। सो इवन आफ्टर डेथ ऑफ देयर लीगल हेयर ऑफ देयर चाइल्ड दे कैन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हिज और हर वेल्थ और प्रॉपर्टीज। अब हम बात करेंगे मेंटेनेंस अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर।
सो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 125 के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन जिसके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज है और तब भी वो अपने पेरेंट्स को मेंटेन नहीं करता है, रिफ्यूज़ कर देता है, उनका ध्यान नहीं रख पाता और उन पेरेंट्स के पास सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है, दे आर अनएबल टू मेंटेन देमसेल्व्स, इन दैट केस द मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास हैज़ द पावर to order that person, that child, to give a monthly allowance for maintenance to his or her पेरेंट्स। ये जो मेंटेनेंस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर अवेलेबल है, ये सिर्फ तब तक ही अवेलेबल नहीं है जब तक बच्चा ज़िंदा है। अगर बच्चे की या लीगल हेयर की डेथ भी हो जाती है, उसके बाद भी पेरेंट्स जो हैं मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं उस बच्चे के वेल्थ से या प्रॉपर्टी से। सो फॉर दैट जो पेरेंट्स हैं, जो एल्डरली पीपल हैं, उन्हें क्या करना होगा, एक एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। उसके बाद कोर्ट देखेगा, कोर्ट ऑर्डर देगा दैट अ पोर्शन ऑफ द चाइल्ड्स और लीगल हेयर्स वेल्थ एंड एसेट्स शुड बी गिवन to you or to the elderly person if that person is old or infirm। और कितना अमाउंट मेंटेनेंस में दिया जाएगा, इट विल बी कैलकुलेटेड एज पर द रूल्स ऑफ मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस के क्या रूल्स हैं, वो किस रिलीजन को बिलोंग करते हैं, उसके हिसाब से देखा जाएगा कि कितना अमाउंट उन्हें मिलना चाहिए। इसके अलावा भी कोर्ट जो है अमाउंट डिसाइड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस फैक्टर्स, जैसे कि उनकी एसेट्स की, उसकी जो प्रॉपर्टी है उसकी क्या वैल्यू है आफ्टर पेइंग ऑफ देयर डेट्स इंक्लूडिंग द इनकम फ्रॉम देयर प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले क्या देखा जाएगा कि उस बच्चे की जो प्रॉपर्टी है, जो भी वेल्थ बची है, उसके ऊपर कितना कर्जा था, वो कर्जा देने के बाद क्या बचता है वो देखा जाएगा। इसके अलावा उस बच्चे की विल क्या थी, अगर उसने कोई विल बनाई है तो वो विल पढ़ी जाएगी कि वो किस किस को अपना पैसा देना चाहता था। उसके बाद आप उस बच्चे से जो है कितने क्लोज्ड हो, क्या एग्जैक्टली आपका रिलेशनशिप है, आपकी खुद की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या नीड्स हैं और कितने लोग जो हैं उस बच्चे पे डिपेंडेंट थे और कौन कौन उस प्रॉपर्टी से, उस वेल्थ से जो है मेंटेनेंस क्लेम कर रहे हैं। क्योंकि अगर बच्चे की डेथ हुई है, सपोज़ कीजिए जो बच्चा है वो बेटा है तो उसकी वाइफ होगी, या फिर वाइफ है तो उसका हस्बैंड होगा, बच्चे होंगे, तो कौन कौन जो है मेंटेनेंस क्लेम कर रहे हैं, ये सब चीज़ें ध्यान में रखने के बाद जो है मेंटेनेंस का अमाउंट फिक्स किया जाता है। सो अब हमने इन तीनों लॉज को समझ लिया जो एल्डरली लोगों को मेंटेनेंस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अब एक और कैटेगरी का मेंटेनेंस है जो कि है टेम्परेरी मेंटेनेंस फॉर सीनियर सिटीजन। सो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन मेक एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट टू ऑर्डर योर चिल्ड्रन और रिलेटिव्स टू पे यू टेम्परेरी मेंटेनेंस, यानी मंथली मेंटेनेंस जो आपको मिलनी चाहिए। सो इसके लिए क्या होगा, court has to decide that whether you can get temporary maintenance within 90 days of informing your children or relatives of your application। तो जैसे ही आपने एप्लीकेशन फाइल की है तो आपको जल्द से जल्द मेंटेनेंस मिले, क्योंकि ऑब्वियसली आपको नीड है, आप नीडी हो, आपको अपने आप को मेंटेन करना है, तो उसके लिए जल्द से जल्द आपको जो है मेंटेनेंस मिलना चाहिए। क्योंकि वंस दिस लीगल मैटर्स स्टार्ट तो इट टेक्स ईयर्स, तो इसलिए जल्द से जल्द मिले। और अगर ये जो बच्चे हैं अगर वो नहीं देना चाहते हैं 90 डेज़ के अंदर, तो वो मैक्सिमम इसे 30 डेज़ तक डिले कर सकते हैं, इसके बाद नहीं। Senior citizens also have the right to claim maintenance from Tribunal for Senior Citizens। इसके लिए उन्हें क्या करना होगा, उन्हें एक एप्लीकेशन फाइल करनी होगी इन अ मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल अंडर द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007। ये जो एप्लीकेशन है आप कहीं पे भी फाइल कर सकते हो, किसी भी जगह पे फाइल कर सकते हो, एट एनी एरिया जहाँ आप अभी रह रहे हो या फिर कभी पहले रह चुके हो, या फिर जहाँ पर आपके बच्चे या रिलेटिव्स जो हैं वो रहते हैं। बट अगर आपने एक बार इस ट्रिब्यूनल के पास जो है ये एप्लीकेशन फाइल कर दी है, इसके बाद आप सेक्शन 125 ऑफ CRPC के अंदर जो है एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपको सेम राइट देता है, या तो आप ये प्रोसीजर अपना लो या वो प्रोसीजर अपना लो। सो वंस यू हैव अप्लाइड तो उसका एक फिक्स्ड फॉर्मेट होता है। ये जो फॉर्मेट है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, तो इसीलिए मैं फॉर्मेट की बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन
once you have filed this application in your area, the tribunal which is there in your area, उसके बाद जो कोर्ट है वो सबसे पहले नोटिफाई करेगी आपके बच्चे को और उन्हें बताएगी दैट यू हैव फाइल्ड सच एन एप्लीकेशन। उसके बाद कोर्ट क्या करेगी, एक इंक्वायरी कंडक्ट करेगी ये देखने के लिए कि आपको कितने मेंटेनेंस की ज़रूरत है, आपको कितने पैसों की ज़रूरत है, आपको क्या रिक्वायरमेंट है। उसके बाद ये इंक्वायरी अगर पूरी हो जाती है, इट इज़ बेसिकली अ फुल फ्लेजेड लीगल प्रोसीडिंग, वैसी ही इंक्वायरी होती है। और अगर कोर्ट को पता चलता है कि आपके बच्चे या आपके जो रिलेटिव्स हैं वो आपको निगलेक्ट कर रहे हैं, आपका ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपकी टेक केयर नहीं कर रहे हैं, इन दैट केस इट कैन पास एन ऑर्डर डायरेक्टिंग देम to pay a monthly maintenance to you, and for this the court can also order that interest 5% से 8% तक का इंटरेस्ट जो है वो आपको पे किया जाए ऑन द मेंटेनेंस अमाउंट फ्रॉम द डेट ऑफ द एप्लीकेशन। तो इस तरीके से आप जो है ये इनडायरेक्ट वे भी अपना सकते हैं टू गेट मेंटेनेंस फ्रॉम योर चिल्ड्रन फ्रॉम योर लीगल हेयर। So I hope this information was helpful to all of you. Thank you for watching this video, and please don't forget to follow Nyaya and do join us again for more of India's Laws Explained.